हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट, अगर आपके पास प्योरली रजिस्टर एक है तो उस पर अगर आप एक एसी वोल्टेज अप्लाई करते हो तो फिर उस वोल्टेज और उसके करंट में क्या फेज डिफरेंस होगा और कैसे उसका पावर होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ प्योरली रजिस्टिव सर्किट। तो हमने एक रजिस्टर लिया और उसको हमने एक एसी सप्लाई से ऐड कर दिया और एक ए सप्लाई जो है उसका वोल्टेज है V। जैसे ही आप एक रजिस्टर को एसी सप्लाई से ऐड करोगे तो उसमें एक करंट फ्लो होगी I। जब ये करंट इधर से इधर जाएगी तो यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लस बनेगा और ये माइनस, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। ठीक, हम इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे ये, तो उस केस में करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब करंट की डायरेक्शन ये होगी, ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे करंट जा रही है। और अगर निगेटिव हाफ साइकिल होगी जब इसकी, तो करंट नीचे आएगी इस तरीके से, इसमें ये करंट की डायरेक्शन, फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाएगी। तो हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये है। और मान लिया कि हमारे पास जो करंट जा रही है उस करंट की इक्वेशन है Im sin ओमेगा टी। ठीक, अब हम इस सर्किट में KVL अप्लाई कर दें। जब KVL अप्लाई करेंगे तो इधर से प्लस V माइनस इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR। कैसे VR बनेगा? क्योंकि करंट किसी भी रेजिस्टेंस में जाएगी तो वहाँ पर एक वोल्टेज क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और उसको हमने VR नाम दे दिया, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो प्लस V माइनस VR इक्वल टू 0। अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा? VR। और रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आप लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, वो किसके बराबर था? I इंटू R। तो हमने इसको I इंटू R लिख लिया, तो V इक्वल टू VR। और ये हमारे पास I की जगह पर जो हमने इक्वेशन एज्यूम की थी Im sin ओमेगा टी, वहाँ पुट कर दिया। R एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं Im इंटू R, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, Im इंटू R साइन ओमेगा टी। अब हमने मान लिया कि लेट Im इंटू आर इक्वल टू Vm। क्यों? क्योंकि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जब इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल के बाद और साइन या कॉस के पहले जो कुछ भी आता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये Vm ही हो जाएगा। Im इंटू आर को हम क्या लिखेंगे? Vm। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? VR इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में साइन ओमेगा टी के आगे इसका फेज क्या है? 0, और इसके रजिस्टर के अक्रॉस जो फेज बना है वो भी क्या है? 0। तो क्या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है? मतलब इसका जो भी फेज है सेम वही फेज इसका भी है। अगर इसका फेज थीटा होता तो इसका भी फेज क्या होता? थीटा ही होता। तो हम ये लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट there is no phase difference between VR and I in purely resistive circuit। अब हम थोड़ा इन दोनों का वेव फॉर्म बनाएं। मान लो हमारे पास वोल्टेज का वेव फॉर्म जो है वो हमने एक ही ग्राफ पर हमने दोनों को बनाया है। ये हमारे पास वोल्टेज का वेव फॉर्म है VR, और आप देखो कि फेज डिफरेंस नहीं है तो मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग हैं। इसका मैग्नीट्यूड Im है, इसका मैग्नीट्यूड Vm है, लेकिन ये दोनों के दोनों t इक्वल टू 0 पुट करो तो I की वैल्यू भी 0 होगी और V की वैल्यू भी 0। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर ये दोनों 0 होंगे। t की जगह पर π/2 ओमेगा पुट कर दो तो इसकी वैल्यू Im होगी और इसकी वैल्यू Vm होगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर π/2 ओमेगा टाइम पर दोनों मैक्सिमम होंगे और 3π/2 ओमेगा पर दोनों मैक्सिमम तो होंगे लेकिन निगेटिव में होंगे, और π/ओमेगा पर दोनों की वैल्यू 0 होगी, 2π ओमेगा पर दोनों की वैल्यू फिर से 0 होगी। मतलब ये हमेशा 0 जब भी होगा, करंट जब 0 होगा तो वोल्टेज भी 0 होगा, जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, जब करंट फिर से 0 तो वोल्टेज भी 0। इसका मतलब कि ये दोनों एक साथ 0 होंगे और एक साथ मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। तो ये दोनों के दोनों क्या है? एक फेज में है। एक फेज का मतलब ये है कि दोनों की एक तरीके से एंगुलर पोजीशन क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन दोनों की एंगुलर पोजीशन सेम है। अब हम इन दोनों का फेजर डायग्राम बनाए तो इसका भी फेज 0 है और इसका भी फेज 0। तो हमने एक रेफरेंस एक्सिस बना ली, इसी पर हमने वोल्टेज को भी दिखाया, VR दिखाया, Vm/√2 एंगल 0, और इसी एक्सिस पर हमने करंट को भी दिखाया, Im/√2 एंगल 0।
ठीक। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या है? जीरो। वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को ही तो हम पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, पिछले वाले लेक्चर में हमने ये सीखा। तो पावर फैक्टर एंगल थीटा हमारा क्या है? 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद पावर फैक्टर क्या है? cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, इसको हम लोग यूनिटी बोलेंगे। अब एक्टिव पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा VRMS IRMS, या फिर इसे हम IRMS स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? वॉट। क्यू क्या है? VRMS IRMS साइन थीटा की वैल्यू साइन जीरो मतलब जीरो, तो Q की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब रजिस्टर में कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होगी। अब हम एपरेंट पावर देखें तो VRMS इंटू IRMS, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो P है एक्टिव पावर है, वही हमारा एपरेंट पावर है, और रिएक्टिव पावर क्या है? 0। तो अब देखो पावर फैक्टर 1 भी ये बता रहा है। पावर फैक्टर 1 होने का मतलब ही है कि आपका जितना एक्टिव पावर है और जितना रिएक्टिव पावर है उसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? 1। तो ये 1 तभी होगा जब दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि पावर फैक्टर की एक डेफिनेशन थी ना, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड एपेरेंट पावर इज नोन एज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब कि अगर 1 पावर फैक्टर, इसका मतलब ये है कि जितना पावर आपने एपेरेंट में जनरेट किया वो सारा का सारा एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ये वाली प्रूविंग करनी होगी, ठीक है। अब इसकी अगली क्लास में हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट और उसके बाद हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।